होता है जो फिल्टर आप अप्लाई कर रहे हो उसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट हो जाता है, कौन? मैनेज पैरामीटर। तो पहले पावर BI ऑन कर लेते हैं, अटेंडेंस फिलअप कर देना। यस सर, सब क्यों है ना यहाँ पे ऑफलाइन में। कोई बात नहीं, 15 को लगाओ। कल फ्राइडे, चलो पहले डेटा उठा लें अपन। यार ये जूम नहीं होगा, ये अब कनेक्टर के उससे प्रॉब्लम आ गया। नया कनेक्टर था तो वो सही चल रहा था, बट वो स्क्रीन फुल नहीं आ रही। सर पावर BI में हम एडवांस फिल्टर जैसे एक्सेल में लगाते थे तो उसमें क्राइटेरिया पिकअप करते थे, तो इसमें भी कर सकते हैं। क्राइटेरिया पिकअप करते थे मतलब जैसे एडवांस फिल्टर लगाते थे ना सर एक्सेल में, फिल्टर लेवल पे वो अभी आएगा। अभी हम पावर BI एडिटर में हैं। पावर BI डेस्कटॉप में जब आप जाओगे तो आपको जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे चाहिए आप नीचे पूरे क्राइटेरिया मैच कर सकते हो। ओके, ऑन द बिहाफ ऑफ जिस डेटा पे आप उसको पुट अप करना चाहते हैं। उस पे आएंगे अपन। अभी अपन पावर BI एडिटर पे है, वन बाय वन अपन सारी चीजें देखते हुए चलते हैं। मैनेज पैरामीटर में आपको दोबारा एक बार और बता देता हूँ। अभी जो डेटा मैंने उठाया है बहुत फेमिलियर डेटा शीट है। दैट वन इज कॉल्ड व्हाट? ग्लोबल सुपर स्टोर। ठीक है, ये कौन सा डेटा शीट है? ग्लोबल सुपर स्टोर। ग्लोबल सुपर स्टोर में आपको बेनिफिट ये है कि इसके कॉलम अवेलेबल है और ये एक ऐसा डेटाबेस है जो इतना डमी फॉर्मेट पे रहता है, टॉय डेटा सेट के फॉर्मेट में आता है। ये रट जाएगा आपको और काम करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी कि क्या क्या चीजें आप इसमें बना सकते हो। और YouTube पे अगर आप जाओगे तो ग्लोबल सुपर स्टोर का सेल्स एनालिसिस, मार्केटिंग एनालिसिस बहुत लोगों ने वीडियोस डाल रखे हैं। तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई चीज देखनी है तो वो भी आपको अवेलेबल रहेगी, सिर्फ टॉय फॉर्मेट पे। बट ये रिज्यूम में लिखने के लिए नहीं होता है, लिखोगे कोई एडिटिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इतने सारे डेटास हैं। मैंने इसको इसलिए लिया ताकि इसमें हम लोग पैरामीटर्स अलग अलग फॉर्मेट पे लगा सके। कुछ कॉलम्स मेरे किसी काम के नहीं है, जैसे ये एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है ऑर्डर प्रायोरिटी के बाद के, वो कॉलम मेरे किसी काम के नहीं है। तो इसको भी मैं अभी आपको एडजस्ट करना बता दूंगा कि वो कॉलम कैसे एडजस्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पर मैनेज पैरामीटर की हम बात कर रहे थे। बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग फिल्टर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ईयर्स हैं, ठीक है, ईयर में मैंने इधर क्लिक किया, किस पे? एरोस पे। एरो पे क्लिक किया तो यू कैन सी मेरे पास काफी सारे ईयर्स आ रहे हैं। मैंने लोड मोर कर दिया, मेरे पास कितने ईयर हैं? 4 ईयर है। तो मैं डेटा फिल्टर आउट कर सकता हूँ ईयर वाइज, 2011 2012 जिसका डेटा मुझे चाहिए वो डेटा मैं बहुत आसानी से यहाँ से फिल्टर आउट कर सकता हूँ। एक तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पे लिखा 2011 का डेटा दे दो, ओके किया, पूरा डेटा सॉर्टेड होके किसका आ गया? 2011 का आ गया। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या है? एक फिल्टरेशन फॉर्मेट जो आप नॉर्मली अप्लाई करते हो। ओके, दूसरा फिल्टरेशन फॉर्मेट क्या? ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस। तो इक्वल्स वाला फॉर्मेट दे दिया, इक्वल्स वाला फॉर्मेट दे दिया। तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मेट्स हैं। एक तो है बेसिक। बेसिक में क्या होता है? जिस कॉलम पे आप काम कर रहे हो वही कॉलम आप अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने 2012 लिखा एंड ओके कर दिया उसको, दिस इज माय 2012 एंड ओके विद दिस। सो डेटा सॉर्टेड होके आ गया 2012 का, इजी था। फिर दोबारा हमने इसको आगे प्रोसेस किया, यहाँ पर आते हैं, क्लियर किया फिल्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मेरे को दूसरा पार्ट भी देखना है। तो इक्वल्स वाला फॉर्मेट समझ में आ गया, वो बेसिक था। अब हमारा क्या है? एक और है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में क्या होता है? एडवांस फिल्टर ये बोलता है कि आपका एक डेटा का नहीं देखना, मेरे पास बहुत सारे फील्ड्स हैं इसके अंदर। शिप डेट भी है, शिप मोड भी है, आपका शिप ईयर भी, शिपिंग ईयर भी है। बाकी इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे ऑर्डर ईयर और शिपिंग ईयर सेम ही है उसके अंदर। तो सपोज मैंने बोला ऑर्डर ईयर जो है वो 2011 होना चाहिए और मेरे को सिर्फ और सिर्फ वो डेटा चाहिए
शिप मोड में मैं कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं शिप मोड में भी अप्लाई करना चाहूंगा, तो मैंने उसको शिप मोड में दे दिया। 2011 में फर्स्ट क्लास शिपिंग में कितना शिप हुआ है ऑर्डर। पॉइंट समझ में आया कैसे लगाया मैंने? ईयर कौन सा चला किया? 2011। और किस में चाहिए डेटा मुझे? फर्स्ट क्लास में। एक सिनेरियो बताता हूँ, जैसे हम लोग कभी कभी है ना 1 2 3 4 सिनेरियो देखते थे। लाइक फॉर एग्जांपल कंपनीज में आती है रेटिंग्स, जब अप्रेजल का टाइम आता है तो कंपनीज में रेटिंग आती है, मुझे पर्टिकुलरली किसी मैनेजर का डेटा देखना है, तो मैं क्या करूंगा? पर्टिकुलर उस मैनेजर के पास जाऊंगा, है ना। अगर मेरे को उसमें देखना है शीट अगर आपके पास है तो फिल्टर आउट कैसे करोगे? जैसे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करा, P1 प्रोजेक्ट, मैनेजर सिलेक्ट करा, ये मैनेजर, किसी पर्टिकुलर रिसोर्स का डेटा देखना है तो मैं उस रिसोर्स का एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करूंगा, देन मेरे को डेटा पैच होके आता है। ये जनरल फॉर्मेट पे होता है। आप कंपनीज में जाओगे ये आपको चीजें देखने को मिलेंगी हर किसी लेवल पे, किसी भी पॉइंट पे आप काम करो हर लेवल में दिखाई देगी। तो वैसे ही मल्टीपल क्राइटेरिया आपने बनाए, तो ये एंड वाली कंडीशन, डेटा कब दिखाई देगा? जब ऑर्डर ईयर और शिप मोड दोनों मैच करेंगे तभी आपको डेटा शो करेगा। मैंने ओके किया तो यू कैन सी मेरा डेटा ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होके आ गया। मेरा शिप मोड भी क्या आ रहा है? फर्स्ट क्लास आ रहा है। तो दिस इज द पॉइंट कि हमारा वही पर्टिकुलर डेटा है जो डेटा उसमें मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी इस पूरे डेटा फॉर्मेट में। प्रॉब्लम क्या थी? मुझे यहाँ जाके फिल्टर अप्लाई करना पड़ रहा था पूरा। कहां पर? यहाँ जाके। यहाँ पे एक और फिल्टर जो आ रहा है वो मेरा किस पे लगा है? शिप मोड पे अप्लाई हो गया था, ओके। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, यही चीज स्मूथ फॉर्मेट पे हो जाए। स्मूथ फॉर्मेट पे बोले तो मैं डेटा एंटर करूँ, डेटा ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होता जाए। सो वी कैन यूज व्हाट? मैनेज पैरामीटर। अब जैसे मेरा ईयर है, कितने ईयर है मेरे पास? 4। तो मैं लिस्ट बना सकता हूँ बहुत आसानी से। मैंने मैनेज पैरामीटर पे, आप मैनेज पैरामीटर पे भी क्लिक कर सकते हो। और दूसरा जो फॉर्मेट है हमारे पास, कौन सा? इन करा कि नहीं करा? मैंने इसको कर दिया। अटेंडेंस फिलअप कर देना जिसकी बच्ची है। कहाँ गया? ये रहा। न्यू पैरामीटर पे भी क्लिक कर सकते हो, दोनों जगह से आप बना सकते हो, ठीक है। न्यू पैरामीटर्स पे है तो हमने पहला पैरामीटर बनाया ऑर्डर ईयर के बेसिस पे, हम इसको सॉर्टेड करना चाहते हैं। तो ऑर्डर ईयर जो है, ऑर्डर ईयर मेरे पास अवेलेबल है एनी वैल्यू। कल मैंने लिस्ट ऑफ वैल्यूज नहीं बताया था। लिस्ट ऑफ वैल्यूज में आपको अगर जाना है तो मेरे पास 4 डेटा है, तो मैं आराम से लिस्ट ऑफ वैल्यूज में जा सकता हूँ। 2011, 2012, 2013, 2014, ये हमने डेटा ले लिया। और डिफॉल्ट वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सपोज मैंने 2011 सिलेक्ट कर लिया और मेरे को ये भी वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी। करंट वैल्यू कौन सी? जो मैंने 2012 सिलेक्ट कर ली और मैंने ओके कर दिया। मेरा एक मैनेज पैरामीटर आ गया। करंट वैल्यू क्या आ रही है अभी उसमें? 2012, ठीक है। अभी मैंने अप्लाई नहीं किया है, मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा इसको। ये डायरेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। रिजल्ट कब देगा? जब मैंने ऑर्डर ईयर के अंदर क्या करा? नंबर फिल्टर में गया, इक्वल्स में आया, यहां पर आपको ऑप्शन मिल रहा है क्या? डेटा फॉर्मेट्स अप्लाई करने का। तो मेरे को वैल्यू अप्लाई नहीं करनी, मेरा जो पैरामीटर है ना वो वर्कआउट करे। तो मेरे पास कितने पैरामीटर थे? एक ही पैरामीटर बनाया था। 4 वैल्यूज थी, लेकिन हमारे पास पैरामीटर कितने हैं? एक। तो एक सिंगल पैरामीटर ऑटोमेटिकली आ गया। आप चाहो तो इसके एरोस पे क्लिक करके देख सकते हो कोई और पैरामीटर आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। जो बनाया था वो पैरामीटर आपके पास आ रहा है। लेकिन आप इससे पहले अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें बीच वाला जो पोर्शन है ना जिसमें पैरामीटर और डेटा टाइप डिसाइड करने का ऑप्शन आ रहा है वो नहीं आ रहा था पहले इक्वल्स लिखा हुआ था उसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब आप पैरामीटर डिजाइन कर लेते हो यू विल गेट लाइक दिस। और मैंने ओके किया तो डिफॉल्टली मेरा डेटा किस पे फिल्टर हुआ है? एज पर द पैरामीटर। तो मेरे को पैरामीटर एडिट करना है, मैंने एडिट करा पैरामीटर। तो मेरा एडिट किया हुआ पैरामीटर क्या है? मैंने 2013 का डेटा ले लिया और मैंने ओके कर दिया। नहीं, देखो डेटा फिल्टर आउट होके आ गया। कितना डेटा है? 2013 का डेटा आपको शो कर रहा है। अब यहाँ से, अब जो आप फिल्टर अंदर से कर रहे थे आपको दिक्कत आ रही थी, बार बार जाके डेटा चेंज करना पड़ रहा था, उससे बेटर आपने क्या करा? पूरा एक लिस्ट फॉर्म बना लिया। आपको 2014 का देखना है, आपने 2014 करा, वापस आए तो डेटा ऑटोमेटिकली जो मेरा पूरा डेटा है वो फिल्टर आउट होके आ गया। ये था सिंगल पैरामीटर के बेसिस पे। अगर मुझे मल्टीपल पैरामीटर्स लगाने हैं तो हमने लास्ट पैरामीटर किस पे लगाया था? शिप मोड पे बनाया था।
ये रहे मेरे शिप मोड। कितने शिप मोड है? 4। सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, स्टैंडर्ड क्लास और क्या है एक और, सेम डे। ठीक है, अब मैंने मैनेज पैरामीटर लिया और मैंने एक और न्यू पैरामीटर क्रिएट कर दिया। न्यू पैरामीटर मैंने जो बनाया वो पैरामीटर क्या है? शिप मोड। और एक चीज ध्यान रखना, मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ मैंने शिप मोड ही लिखा, पिछले वाले को क्या लिखा? ऑर्डर ईयर। ऐसा क्यों लिखा? ऐसे लिखने के पीछे एक रीजन था, ताकि मुझे कॉलम याद रहे कि मैं यहाँ पे जो चीज डाल रहा हूँ कौन से कॉलम पे अप्लाई हो। ठीक है, तो फिल्टर आउट करने में थोड़ा सा इजी होता है। यहाँ पे मैंने लिखा क्या? स्टैंडर्ड क्लास। ओके, करा, ये आ गया हमारा पैरामीटर। अभी मैंने इसकी लिस्ट नहीं बनाई, मैंने क्या बनाया है? इसका एनी वैल्यू पे डाला है। मैं रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ आपको किस तरीके का रिजल्ट इस पे जनरेट होता है। अभी शिप मोड गए, ये रहा, पैरामीटर अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द पैरामीटर फॉर्मेट? इज दैट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू भी ले सकते हो, नॉट इक्वल टू का सिनेरियो थोड़ा सा अलग होता है। मैंने ये लिया, ओके किया, पैरामीटर पे आए और यहाँ पे ऑर्डर ईयर आ रहा है, लेकिन मेरा डेटा किस पे चलेगा? शिप मोड पे। तो मैंने शिप मोड लिया, ओके कर दिया, बहुत बेसिक फिल्टर लगाया मैंने। तो अभी शिप मोड और ऑर्डर ईयर क्या है मेरा? 2014 के अंदर स्टैंडर्ड क्लास वाला डेटा कितना है? अभी देखना, मेरे को सेम डे निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिया सेम डे लिख दिया। तो क्या ये सॉर्टेड करेगा? डेटा कितना आना चाहिए? नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? सेम डे है हमारे पास मॉडल, सॉर्टेड क्यों नहीं? आंसर सही है, नहीं करेगा, डेटा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सर केस सेंसिटिव, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड का बनाया था ना, इसका तो बनाया नहीं था इसकी वजह से। देखो केस सेंसिटिव है ये। कैसा है? केस सेंसिटिव है। शिप मोड हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उसको अगर मैं सेम डे को कुछ इस तरीके से लिखूंगा तो ये सॉर्टेड करके दे देगा मेरे को। अब आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा शिप मोड क्या है? सेम डे का निकाल के दे रहा है, 2014 का। तो दिस इज एन इजीएस्ट वे। और इसमें मैंने इसलिए उसको एनी वैल्यू पे रखा था, क्योंकि जब आप एंट्री कर रहे हो तो आपको पता हो कि आपको जैसा डेटा दिया गया है आपकी टेबल में, जिस टाइप का डेटा है वही डेटा डालना पड़ेगा, चाहे वो एक एक्स्ट्रा स्पेस भी हो उसमें। कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर, जो स्मॉल है वो स्मॉल में। अगर उसमें आप हल्का फुल्का चेंजेस भी करते हो तो वो चेंजेस आपके कंसिडरेबल नहीं होते, वो आपको वैल्यू आउटपुट में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आया? मैनेज पैरामीटर का मल्टीपल पैरामीटर्स लगाने, मल्टीपल पैरामीटर्स लगा सकते हो। दूसरा पोर्शन, अगर मैं यहाँ पर इस पैरामीटर को अप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर ऑर्डर ईयर में भी इस पैरामीटर को अप्लाई नहीं कर रहा, अब मेरे को पैरामीटर यहीं से लगाने, जिन जिन कॉलम से मेरे पास 2 पैरामीटर है ना मेरे पास, शिप मोड और ऑर्डर ईयर, तो एक साथ लगाना है। तो मैं किस पे जाऊंगा? एडवांस पे जाऊंगा और यहाँ पे इक्वल्स ही रहने देंगे और हम यहाँ पे पैरामीटर सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहले शिप मोड। कहाँ गया शिप मोड? ये रहा। और इक्वल्स हमारा ऑटोमेटिकली आ रहा है और हमने यहाँ पे पैरामीटर सिलेक्ट करा और यहाँ पे पैरामीटर कौन सा दे देंगे? शिप मोड का। आपको और लगाना है, और कोई क्लॉज लगाना है तो आप ऐड क्लॉज कर सकते हो। अब जैसे मैंने इसमें एक काम किया, क्या काम किया कि यहाँ पर मैंने एंड की जगह क्या चूज कर लिया? और चूज कर दिया और मैंने बोल दिया इक्वल्स पे छोड़ू या डज नॉट इक्वल्स पे छोड़ू, किसी पे भी ले लो। मैं डज नॉट इक्वल पे छोड़ दिया एंड ओके कर दिया। तो डेटा क्या होगा? डेटा निकलेगा सारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा सारा निकलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट क्या हुआ भाई? एक ही जगह से लगा सकते हो। मतलब मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं फिल्टर अलग अलग जाके लगा के बताया था मैंने, वो किस फॉर्मेट में लगाता था? जब मैं बेसिक फॉर्मेट में काम कर रहा था तब मुझे क्या करना पड़ रहा था? अलग अलग कॉलम पे जाके, शिप मोड पे अलग जाके लगाया, उस पे अलग लगा के लगाया। लेकिन आपके पास एडवांस ऑप्शन अवेलेबल होता है। एडवांस ऑप्शन में आप वन टाइम में पूरा डाल सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल इक्वल्स लिया, ऑर्डर ईयर इसमें दे दिया, यहाँ पे शिप मोड लिया और इक्वल्स, यहाँ पे दूसरा पैरामीटर मैंने दे दिया और यहाँ पे पैरामीटर का दे दिया शिप मोड, एंड कंडीशन लगा दी, पूरा डेटा हमारा अकॉर्डिंगली चलता रहेगा। तो शिप मोड पे पैरामीटर देख रहे हैं, कहीं फिल्टर अप्लाई हुआ है शिप मोड पे? नहीं हुआ है।
लेकिन वो पैरामीटर, दोनों पैरामीटर आपके काम करेंगे। शिफ्ट मोड मैंने फर्स्ट क्लास कर दिया और यहाँ पे आप चेक करोगे डेटा को, तो यू कैन सी 2014 के अंदर आपका शिफ्ट मोड जो है वो क्या आ रहा है, चेंज हो क्या आ रहा है, फर्स्ट क्लास मोड पे। क्लियर हुआ? ये जरूरी नहीं है कि आपको सब पे जाके फिल्टर लगाना पड़े, आप एक जगह से भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास हर टाइप का मोड अवेलेबल है। क्लियर है? कोई दिक्कत? सर पैरामीटर के अंदर जो हम लिस्ट पिक कर रहे हैं तो उसमें कॉलम की यूनिक वैल्यूज आ सकती हैं? कॉलम अभी की तो यूनिक वैल्यूज, हाँ सर, अभी आपने मैनुअल डाला था ना 2012 2013, तो ये हम पिक कर लें यूनिक वैल्यूज। अलग अलग निकालना है। हाँ सर। ये पावर क्वेरी एडिटर है, ये आपको फिल्टर आउट करके सिर्फ इसलिए देता है ताकि आप डेटा को अलग अलग फॉर्मेट पे देख सको। ठीक है, ये एक्सेल जैसे काम नहीं करेगा। ओके, आपको यूनिक वैल्यूज देखनी है, वो यूनिक वैल्यूज आपकी निकल के आ जाएंगी, लेकिन सिर्फ दिखाएगा। आप मुझे कॉपी पेस्ट करके कहीं इधर उधर कुछ एडिट करना चाह रहे हो तो वो एडिटिंग फॉर्मेट इसके अंदर नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपने सोचा कि डबल क्लिक करके कुछ एडिट कर लें, दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस। ओके, तो थोड़ा सा आपको इसको उसी फॉर्मेट पे लेना पड़ेगा। एक्सेल वाली चीजों को आपको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, इसमें एक्सेल वाला फॉर्मेट नहीं होगा। सिर्फ ये डेटा ट्रांसफॉर्म करके दे सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हो आप डेटा को। मिसिंग वैल्यूज है, रिप्लेस कर लो। आपका कोई डेटा टाइप गलत है, वो डेटा टाइप सही कर लो। ठीक है, कोई डेटा फॉर्मेट गलत है, वो डेटा फॉर्मेट सही कर लो। ये स्ट्रक्चर्स पर काम करता है टेबल के। ओके, आप यूनिक वैल्यूज देख सकते हो, लेकिन आप यूनिक वैल्यूज का टेबल फॉर्मेट अलग से बना के फिर उसे प्रोसेस करना चाह रहे हो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में चला जाएगा। तब आपको पावर बीआई डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी। वहां पर आपको कॉलम सिलेक्टेड करके अलग से लेके जाना पड़ेगा फिल्टर आउट करके, तो वो फिल्टर फॉर्मेट्स आपके वहां पर लगेंगे। बाकी आप जैसे टेबल्स वगैरह या कोई फॉर्मेशन आपको क्रिएट करने तो पावर क्वेरी के थ्रू आप डिजाइन कर सकते हो, बट मैं पावर क्वेरी आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको टूल बेस बता रहा हूँ, पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, सो पावर क्वेरी पे हम लोग नहीं जाएंगे, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। ओके, सो रिफ्रेश आप इसमें कर सकते हो, दिस इज एन रिफ्रेश फॉर्मेट। सारी चीजें आ जाएंगी, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं सारी चीजें बता दूंगा, देन वी डिस्कस अबाउट इट कि क्या क्या चीजें हम पॉसिबल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते इसके अंदर। ओके, क्वेश्चंस, जैसे आपके मन में कोई क्वेश्चंस आ रहा है, नोट इट डाउन इन योर कॉपी। अगर आपको बोल रहा हूँ कि अभी नहीं दे रहा आंसर्स, क्योंकि वो हर चीज का बेस मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, मैं मिड में आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, आप चीज का बेस बना दूंगा, बेस बना के मैं उसका आंसर आपको करूंगा क्वेश्चन पिकअप करके, ये क्वेश्चन था आपका और ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हम अप्रूव कर सकते हैं। तो आपको पूरा लेयर टू लेयर सारी चीजें पता होनी चाहिए, आप कहाँ से कैसे उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। ओके, सो ये आपका प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज आपने यहाँ से ओपन किया था वो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, दिस इज योर एडवांस एडिटर। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर गुड इन एम लैंग्वेज, आपको एम लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी इसके लिए, जो कि पावर क्वेरी फॉर्मेट पे आते हैं। उस लैंग्वेज में आपके यहाँ पे कोर्स लिखे हुआ है, जैसे आपको फिल्टर आउट वगैरह कुछ भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, बट हम लोग इस पे वर्कआउट नहीं करें, जो जैसा लिखा हुआ है वैसा हम उसको एज इट इज छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे लिखा है मैनेज। मैनेज में आपको तीन चीजें मिल रही हैं, कौन कौन सी? डिलीट, डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। डिलीट का मतलब क्या हो गया? सिंपल सी चीज है, जो ऑब्जेक्ट आपका डला हुआ है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यानी कि क्वेरीज जो डली हुई है ग्लोबल सुपरस्टोर वाली, वो क्या हो जाएगी आपकी? डिलीट हो जाएगी। डुप्लीकेट का फॉर्मेट क्या हो गया? मैं पहले डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट का फॉर्मेट क्या हो गया? उसी का एक डुप्लीकेसी क्रिएट हुई है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डुप्लीकेट एंड रेफरेंस? तो मैं डुप्लीकेट वाली टेबल पे हूँ, ठीक है, और मैंने उसका क्या कर दिया? रेफरेंस क्रिएट कर दिया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डुप्लीकेट, ओरिजिनल एंड रेफरेंस? तीनों में क्या डिफरेंस होता है? रेफरेंस में तो अगर हम किसी में चेंज करें तो उसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और डुप्लीकेट में नहीं हो सकता है। डुप्लीकेट में नहीं होगा, डुप्लीकेट होती है कॉपी फाइल। कॉपी फाइल मतलब आपकी ओरिजिनल डेटा अलग है, उसी का एक क्लोन फाइल बना हुआ है सेम टाइप का, लेकिन आप ओरिजिनल डेटा में कुछ भी चेंजेस करोगे तो वो डुप्लीकेट पे इफेक्ट नहीं करेगा, और डुप्लीकेट फाइल में कुछ भी चेंज करोगे वो आपका ओरिजिनल पे इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड चीज जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस में क्या होता है? रेफरेंस फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने डुप्लीकेट का रेफरेंस बनाया हुआ है, तो मतलब अगर मैं रेफरेंस में चेंज करूंगा उसका इफेक्ट डुप्लीकेट पे आना चाहिए।
या मैं डुप्लीकेट में चेंज करूंगा उसका रेफरेंस, उसका चेंजेस डिफरेंस में आना चाहिए। सर नहीं आएगा, सर ओरिजिनल में चेंजेस करेंगे तो रेफरेंस में चेंज आएगा। रेफरेंस में चेंज होगा सर। एक काम करते हैं अपन, right? अभी हमारा पोर्शन क्या है कि जैसे हमारे पास डेटा बढ़ा हुआ है, यहाँ पे म्यूट कर लेना बस। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास डेटा है, मेरे पास एक कॉलम है ऑर्डर प्रायोरिटी के पास में 1 2 3 4 5 6 कॉलम है जो मेरे किसी काम के नहीं है, अननेसेसरी वो कॉलम डिटेक्ट हो रहा है। अब मुझे उन कॉलम्स को हटाना है, तो मैं किस में हटा रहा हूँ? मैं किस में हटा रहा हूँ? डुप्लीकेट में। मैंने चूज कॉलम पे गया, चूज कॉलम सिलेक्ट किया और मुझे कॉलम कौन से हटाने हैं? ये वाले। तो मैंने टिक हटा दी, मंथ वाइज छोड़ दिया मैंने इसमें, ओके करा। मेरा मंथ वाइज आ रहा है, ये मैंने किस में हटाया है? डुप्लीकेट में। तो हम चेक करते हैं क्या रेफरेंस में ये चेंजेस आए, है ना? रेफरेंस में चेंजेस आए। पॉइंट समझ में आया? मतलब एक थ्योरी हमने क्लियर कर ली कि अगर हम डुप्लीकेट जिस टेबल से हमने रेफरेंस बनाया है उसकी ओरिजिनल टेबल में अगर हम चेंजेस करते हैं तो रेफरेंस टेबल में भी चेंजेस आएंगे। क्लियर हो गया? एक थ्योरी क्लियर। दूसरा थ्योरी, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि रेफरेंस में चेंजेस करूं तो क्या ओरिजिनल डेटा में चेंजेस आएंगे? है तो रेफरेंस ही फॉर्मेट, तो ओरिजिनल डेटा में चेंजेस आएंगे। तो मैं मंथ वाइज है ना किस में हटा रहा हूँ? रेफरेंस वाली टेबल में हटा रहा हूँ। मैं गया चूज कॉलम पे और मेरा डेटा कहाँ है? प्रॉफिट तो ये है, मंथ वाइज हटा दिया मैंने, ओके किया। तो रेफरेंस में क्या हट गया मेरा? मंथ वाइज। मतलब मैंने पहले 5 कॉलम हटाए थे किसमें? ओरिजिनल टेबल में। और मेरे रेफरेंस में कितना हुआ था? कोई ओरिजिनल टेबल रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो ओरिजिनल टेबल है ना हमारी, तो जो रेफरेंस और उसके बीच में काम कर रहा है इसलिए मैं ओरिजिनल टेबल बोल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये ना बैठे कि डुप्लीकेट टेबल भी ऐसा कुछ होता है। आप ओरिजिनल टेबल का भी रेफरेंस बना सकते हो। तो ये मैंने इसलिए डुप्लीकेट बनाया कि मैं ओरिजिनल टेबल डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो वैसे ही वैसे रखूँ। तो जो हमारी ओरिजिनल टेबल है वो ये है एज पर द रेफरेंस उसका। तो हमने रेफरेंस में मंथ वाइज हटाया था, इसमें हमने मंथ वाइज रखा हुआ, तो हम इसमें जाके चेक करते हैं इसमें मंथ वाइज आ रहा है। yes. तो मतलब इससे क्या बना, एक थ्योरी बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर करना, जो ओरिजिनल टेबल में चेंजेस आएंगे अगर उसकी कोई रेफरेंस टेबल है तो ओरिजिनल टेबल में जब भी चेंज करोगे उसकी रेफरेंस टेबल में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, इस केस में आएंगे। और अगर आप रेफरेंस टेबल में कोई चेंजेस कर रहे हो तो उसमें चेंजेस होंगे, लेकिन आपके ओरिजिनल टेबल में कोई चेंजेस नहीं। क्लियर है? एक बार और हम लोग देख लेते हैं पूरा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका मंथ वाइज नहीं है, इसमें रेफरेंस टेबल में। और अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? मंथ वाइज देख रहा है, क्योंकि ये हमारी क्या है? ओरिजिनल टेबल। क्लियर हुआ? थ्योरी क्लियर हो गई? तो कभी भी काम कर रहे हो तो मेक श्योर आपका फॉर्मेट कैसे जाना चाहिए या आपको क्लियर रहना चाहिए। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलो, तो यहाँ पे देखो अप्लाइड स्टेप अपने आप बनती जा रही है। अब मैं वापस आता हूँ रेफरेंस टेबल में, मुझे मंथ वाइज चाहिए नहीं, तो मैंने अपना जो डेटा था 24 के 24 कॉलम मैंने यहाँ पे बचा लिया। ओके, अब इसमें से कुछ डेटा ऐसा है जो बिल्कुल ब्लैंक फॉर्मेट पे भी आ रहा है, मुझे भी नहीं पता कितना डेटा ब्लैंक है। इतना पार्ट क्लियर हुआ? मैनेज वाला डुप्लीकेट रेफरेंस डिलीट किया। ओके, हाँ जी सर, अगर नई एंट्रीज करें हम और जो कॉलम डिलीट नहीं हुआ था रेफरेंस के अंदर, हाँ, उसके अंदर फिर अगर हम ओरिजिनल में अगर चेंजेस करते हैं तो वो उसमें रिफ्लेक्ट करेंगे जो हमने कॉलम डिलीट कर दिया रेफरेंस। ओरिजिनल में चेंजेस करोगे तो हाँ, ओरिजिनल में हमने जैसे नई एंट्री डाली, ओके, पहली चीज इसमें तो एंट्री उसके अंदर भी उसके अंदर कॉलम जो डिलीटेड कॉलम है रेफरेंस के अंदर, पर वो तो उसके अंदर प्रेजेंट है ओरिजिनल में। हाँ। उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो रेफरेंस में आएगी? नहीं आएगी। मतलब अगर आपने यहाँ पे, आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने मंथ वाइज में एंट्री करनी स्टार्ट कर दी, हाँ, तो उस केस में आपके ओरिजिनल डेटा में, रेफरेंस डेटा में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन है ना? हाँ। तो उस पहली चीज इसमें हम एंट्री कर नहीं सकते, डेटा आपको फैच करना पड़ेगा बाहर से, इसके अंदर एंट्री नहीं होती। ओके,
एंड सेकेंड चीज आपका जैसे रेफरेंस टेबल में मैंने इसको डिलीट कर दिया है। रेफरेंस टेबल अगर आप ओरिजिनल डेटा में कुछ भी एंट्री नया बनाते हो तब उसके केसेस में आपके चेंजेस आएंगे। मतलब अगर आप एक्सेल से डेटा उठा लो और उस टेबल का आपको फिर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसमें तो एंट्री होगी नहीं। हाँ, अब मैं अगर इसमें कोई नया कॉलम बनाता हूँ ना तो वो कॉलम आपको उसमें दिखाई देगा, क्योंकि इसमें हम कॉलम बना सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दिस डेटा। अगर मैंने बोला शिपिंग कॉस्ट में मल्टीप्लाई बाय 2 करके एक नया कॉलम डिजाइन कर दूं कि डबल करना है शिपिंग कॉस्ट, तो वो कॉलम हम इसमें बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, एक चीज में होता है, इसमें सिंगल एंट्री नहीं होती, इसमें जो आपका डेटा दिया हुआ है उसी के बिहाफ पे दूसरा कॉलम डिजाइन होता है। ये पूरी टेबल में वर्कआउट करता है, इसलिए इसके अंदर डेक्स यूज किया जाता है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक्सेल में हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मूलाज। इसके अंदर क्या यूज करते हैं, डेक्स। बहुत डिफरेंस होता है, फॉर्मूलाज आर वर्किंग ऑन सेल बट डेक्स आर वर्किंग ऑन टेबल्स। इसलिए जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बीआई में एनालाइज कर रहे होते हो, चाहे वो पावर बीआई हो, चाहे वो टैबल्यू किसी में भी हो, डेक्स क्वेरीज पूरी टेबल में वर्कआउट करती है, सिंगल सेल में चेंजेस करके नहीं देगी। ये आपको इस पे काम करते समय बहुत केयरफुली सोच के रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में एक्सेल का फॉर्मूला चल रहा है और हम सोचते हैं सिंगल वैल्यू चेंज हो, बट वो पूरी पूरी वैल्यूज पे वर्कआउट कर रहा होता है। तो इसमें जब आप नया कॉलम ऐड ऑन करोगे, अब मैं इनका थोड़ा सा पोर्शन चेंज कर दूंगा। जैसे इन्होंने बोला था नई एंट्रीज, नए एंट्रीज की जगह मैं बोलूंगा नया कॉलम ऐड करने के लिए। एक नया कॉलम अगर आप ऐड करते हो ओरिजिनल डेटा के अंदर, तो वो रेफरेंस टेबल में भी आपका कॉलम ऐड ऑन होगा। ओके, क्लियर है? क्योंकि इसमें सिंगल एंट्री नहीं आएगी, पूरा का पूरा कॉलम जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, तब आपका चेंजेस आएंगे। अगर हम एक्सेल में चेंज कर रहे हैं तो उससे रिफ्रेश करने पे चेंजेस आ सकते हैं। जब डेटा सोर्स में आप चेंज कर रहे हो, डेटा सोर्स में अगर चेंजेस करे हैं, लाइव कनेक्शन होता है, तब डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस डेटा सोर्स से। जब डेटा सोर्स से अगर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तब आपके रेफरेंस टेबल में भी चेंजेस आएंगे, अगर ओरिजिनल डेटा में चेंजेस आ रहे हैं तो इसमें ओरिजिनल डेटा में चेंजेस होते हैं। हाँ होते हैं, बिल्कुल लाइव कनेक्शन दिए जाते हैं। जब वर्क स्पेस पे डेटा जाता है तो लाइव कनेक्शन के फॉर्मेट पर रहता है। ओके, जब भी आपका वर्क स्पेस अपडेट होगा तब तक आपके डेटा में चेंजेस आएंगे। वर्क स्पेस अपडेटेड नहीं हो रहा है तब तक नहीं आएंगे। रुको रुको भाई, ओके क्या हो गया? बस थोड़ी देर और ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। डुप्लीकेट, डिलीट और रेफरेंस, ये सारी चीजें क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे मैं चूज कॉलम पे। अच्छा अभी क्लियर है ना? अभी कोई डाउट तो नहीं है? सब कुछ क्लियर है? ओके, सो ये डुप्लीकेट वगैरह बनाना, रेफरेंस बनाना, ये सब हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा ओरिजिनल डेटा एज इट इज रहे, डुप्लीकेट डेटा पे वर्कआउट करके निकाल देते हैं। कभी भी काम कर रहे हो, एक छोटा सा क्लियर इंस्ट्रक्शन, एक ट्रिक बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओरिजिनल डेटा को एज इट इज रख लेते हैं, चाहे वो रॉ फॉर्मेट में किसी भी फॉर्मेट में, सेट किया, सेट करके हम उसका रख लेते हैं। लेकिन हम काम किस पे कर रहे होते हैं, कॉपी में, ताकि अगर हमारे डेटा में कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है या हमसे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हमारा ओरिजिनल डेटा रिटेन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप वापस उसको ले सकते हो। तो अक्सर आप हमेशा जब भी काम स्टार्ट करो, इस थ्योरी बेस पर काम करना स्टार्ट करो। कॉपी जरूर बना के रखो उस डेटा की, एक ओरिजिनल कॉपी आपके पास अलग से सेव्ड होनी चाहिए। अगर ओरिजिनल कॉपी सेव्ड नहीं है, आप ओरिजिनल डेटा पे ही वर्कआउट करके चेंजेस करते जा रहे हो, तो उसमें ड्रॉबैक आपका रहेगा। फिर डेटा दोबारा फैच करना, वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। ओके, क्लियर है? चलो अभी इतना पार्ट क्लियर। अब इसमें हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है चूज कॉलम का। हाँ जी सर, जैसे हमने पावर बीआई में डेटा फैच कर लिया और हाँ। उस पर हमने कुछ एप्लीकेशंस भी कर लिए, लेकिन उसके बाद हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा जहाँ पे सेव है, जो सोर्स है, वहाँ पे उसका लोकेशन चेंज कर दी या डिलीट हो गया, फिर उस केस में क्या होगा? आप यहाँ से डेटा सोर्स सेटिंग जो है ना, यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इधर शांत रहो एक मिनट। क्वेश्चन ये है, इधर एक मिनट सुन लो। आपके डेटा में चेंजेस हो गए, ठीक है, और जो भी चेंजेस हुए वो हो गए, लेकिन आपका सिर्फ क्या चेंज हुआ है, लोकेशन चेंज हुई है। क्या चेंज हुआ है? लोकेशन आपकी चेंज हुई है, डेटा वही है। लोकेशन, आपका लोकेशन अगर चेंज हुआ है तो आप डेटा सोर्स सेटिंग में जाके उसकी लोकेशन मॉडिफाई कर सकते हो, तो वापस वो पिकअप कर लेगा।
ऐसा होता है कई बार, ओके और पर्टिकुलर लोकेशन से हाँ। लिया है, चेंजेस आ जाते हैं। और सर एक और चीज, जैसे जो हमारा डेटा है वो एक्सेल के फॉर्मेट में है, हाँ। लेकिन बाद में जो जहाँ पे डेटा है वो एक्सेल से CSV में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, तो फिर कनेक्शन उस देने केस के लिए में आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। ओके, वो कैसे होगा? वो तो नॉर्मली आपको जो सेटिंग जा रही है ना, इसमें आपको कनेक्शन पड़ेंगे। जैसे मेरा CSV में है, मैं एडिट कर सकता हूँ उसको। 1 मिनट यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपने कनेक्शन Okay. चेक कर। बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ। काम जो आप कर रहे हो वो किस पे कर रहे हो? कॉलम्स पे। कॉलम नेम में अगर चेंजेस हो रहे हैं तब वो आइडेंटिफाई करना बंद कर देगा। डेटा उठ के आते हैं तो वो डेटा तो इसी के फॉर्मेट में, अभी इसमें आपका डेटा चाहे जेसन में आ रहा हो चाहे किसी भी फॉर्मेट में आ रहा हो, डेटा सेम फॉर्मेट्स में चलता है। ओके, तो मतलब अगर कॉलम्स में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा फिर? हाँ, आप नाम चेंज कर दोगे तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, चाहे वो आपका सीक्वल हो, उसमें भी यही दिक्कत होती है। आप एक्सेल में भी काम करते हो, 1 मिनट चालू करो। आप एक्सेल में भी काम करते हो, एक्सेल में भी आप क्या करते हो, आपका कॉलम नेम अगर चेंज कर दिया या नेम रेंज चेंज का नेम चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला वर्किंग नहीं करता, एरर देने लगता है। आप नेम रेंज का नाम सेम रख दो और रेंज भी आप सेम रख दो, वो वापस वर्किंग करने लगता है, आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती। मेनली कनेक्शन जो रहते हैं ना, कनेक्शन में कुछ भी है, जैसे ऑर्डर ईयर लिखा है तो ये ऑर्डर ईयर ही लिखाओ उसके अंदर, तब तो वो फैच कर सकता है, अदरवाइज उस डेटा को वो फैच नहीं कर सकता। डेटा फॉर्मेट, डेटा टाइप फॉर्मेट, सारी चीजें आपकी सिमिलर होनी चाहिए, क्योंकि डेटा एक बार मेरे पास चाहे जेसन में आए चाहे डीबी में आए, डेटा आने के बाद वो मेरे पास टेबुलर फॉर्मेट में, डेटा व्यू टेबल में होता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए आप मल्टीपल कनेक्शंस कितने भी लेना चाहो अलग अलग फॉर्मेट से भी, तो अभी आपको कोई इशू नहीं। ओके, यहाँ पे आके फॉर्मेट आपका सेम फॉर्मेट पे चला जाता है। एक बार मैं आपको करके बता दूंगा। मेरे पास एक जेसी पैनी का डेटा है जिसमें एक आधा डेटा मेरा जेसन में है और आधा डेटा मेरा CSV फॉर्मेट में। दो डिफरेंट फॉर्मेट्स को हम कनेक्ट करके काम करके देख लेंगे, तो उससे आपको एक आइडिया लग सकता है किस तरीके से चीजें चेंज होती है। ओके, और ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था वो एक्चुअल में रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं जो होती है। कई बार लोकेशन चेंज हो जाती है डेटा की और आपका डैशबोर्ड बंद हो जाएगा। तो मॉडिफाई कहां से करेंगे? डेटा सोर्स सेटिंग, हाँ, मॉडिफिकेशंस वगैरह सब मैं आपको करके बताऊंगा। मैं डेटा मूव करूंगा दूसरी लोकेशन पे, सारी चीजें बंद करेंगे हम, फिर कनेक्शन बिल्ड करेंगे, कनेक्शन मॉडिफाई करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा डेटा एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सो अभी मैं आपके नेक्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ। अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? चूज कॉलम। अब क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? 24 कॉलम अवेलेबल है। मेरे पास जो कॉलम मुझे चाहिए, जैसे मैंने अभी किया था, मेरे को 6 कॉलम अननेसेसरी आ रहे थे, मैं अपने कॉलम डिसाइड कर सकता हूँ। मैं ऑन करना चाहूँ मैं ऑन कर सकता हूँ, मेरे को ऑन नहीं करना है तो मैं ऑन नहीं करूंगा। मैंने उसको बंद कर दिया, यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं, ओके कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ वही कॉलम बचे जिन पे मुझे वर्कआउट करना है। तो चूज कॉलम इज व्हाट यू कैन आल्सो सिलेक्ट योर कॉलम्स एंड देन आप अपने डेटा को लोड कर सकते हो उतने कॉलम्स के साथ। अभी जस्ट ये तो हमने नॉर्मली चूज कॉलम कर लिया। उसके बाद जैसे अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि भाई डेटा मैं कैसे देखूं, मुझे किसी और कॉलम को देखना है, तो अभी मैं क्या कर रहा था, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप ऐसे ही कर रहा था, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर रहा था। हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करने में दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी? कभी वो डेटा कॉलम पे पहुंच रहा था, कभी नहीं पहुंचता है। आती है, इशू आता है बहुत ज्यादा। किस टाइप से? जैसे मेरे को सेल्स देखनी है तो मैंने इसको स्क्रॉल ऐसे करा स्क्रॉल, अब मुझे नहीं मिल रहा, कहाँ गया सेल्स, मुझे ढूंढना पड़ रहा है। ठीक है, इसका सीधा सिंपल सोबर ऑप्शन होता है हमारे पास, गो टू कॉलम। हम स्विचिंग करके यहाँ पे चला सकते हैं। मेरे को रीजन देखना है, वंस मेरे को ढूंढने में आसानी हो जाएगी, मुझे ढूंढना क्या है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको बहुत बेनिफिट करेंगी। और एक और चीज बता दूं, या तो ये लेक्चर आपका रिकॉर्ड रहेगा तो आपको समझ में आएगा, या आप करते जा रहे हो तो समझ। अगर आप सोच रहे हो कि थ्योरी बेस पे डायरेक्टली समझ में आएगा, इम्पॉसिबल वाली बात है, वर्किंग नहीं आएगी, क्योंकि ये टूल है।
और टूल डेंजरस होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग। टूल ज्यादा डेंजरस होते हैं। अगर आपने काम करके नहीं देखा और आपने मेरा क्लिकिंग इवेंट नहीं देखा कंसंट्रेशन से, मैंने कहाँ क्लिक करा, उसके बाद आप क्लिक नहीं कर सकते उसको दोबारा। तो ये बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। अगर मैं क्लिक करता हुआ जा रहा हूँ तो कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये ध्यान नहीं दे रहे, आप इस टूल को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो हैंडल करना है। ओके, कस्टमर नेम सेगमेंट पर स्विच करना है। टू चूज द सेगमेंट एंड जंप, सीधा सेगमेंट पे जंप कर जाओगे। तो ये होता है लोकेशन पे जाने का जब आपके पास बहुत ज्यादा कॉलम होता है। ये तो अभी 24 कॉलम का डेटा है। एक मैं स्टैक ओवरफ्लो की फाइल दे दूंगा आपको, 90,000 समथिंग डेटा, उसके अंदर 67 या 79 कॉलम आपको मिलेंगे। तो अगर आपको स्विचिंग में दिक्कत आएगी, आप उसको स्क्रॉल नहीं कर सकते, तब आपको गो टू कॉलम्स का हेल्प आउट आएगा। क्लियर होगा यहाँ तक चीजें? चूज कॉलम और गो टू कॉलम का ऑप्शन। रिमूव कॉलम की बात करते हैं। रिमूव कॉलम सिंपल सी चीज है। मैंने क्वार्टर को सिलेक्ट कर रखा है, कहाँ गया, मेरा मैंने क्वार्टर सिलेक्ट कर रखा है, रिमूव कॉलम पे गया, मैंने रिमूव कॉलम किया तो ये कहीं सी गया मेरे पास क्वार्टर वाला। मतलब अगर मैं रिमूव कॉलम को सिलेक्ट कर क्लिक कर रहा हूँ तो वो कौन सा कॉलम मुझे हटा के दे रहा है, सिर्फ वही कॉलम जो सिलेक्टेड है। ठीक है, रिमूव अदर कॉलम्स इन द सेंस लाइक फॉर एग्जांपल मुझे कुछ कॉलम्स चाहिए, मेरे को रो आईडी चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, ऑर्डर डेट चाहिए और शिप डेट चाहिए, बाकी एक भी कॉलम नहीं चाहिए। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल दबाया। ठीक है, क्वेश्चन समझना, मैंने क्या किया, कंट्रोल दबाया और सारे कॉलम के ऊपर क्लिक कर दिया। तो उससे क्या हो गया, मेरे कॉलम सिलेक्टेड हो गए। उसके बाद मैं यहाँ पर गया और रिमूव अदर कॉलम से मैंने क्लिक कर दिया, तो जो कॉलम मैंने सिलेक्टेड रखे हुए थे वो छोड़ देगा, एक्सपेक्टेड दैट, बाकी सारे कॉलम रिमूव कर देगा। ठीक है, पोर्शन क्लियर हुआ? क्या करा हमने, कंट्रोल दबाया, जो कॉलम हमें चाहिए थे हमने उसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद बाकी सारे कॉलम को हमने डेटा ही हमने हटा दिया। बस ये कुछ कॉलम डाउट इतने पार्ट में बात है, तो क्या करें, ये आपका ओरिजिनल फॉर्म है आपका डेटा। ठीक है, जितनी अप्लाइड स्टेप बनी थी वो अप्लाइड स्टेप हटा सकते हो। मैंने सीक्वेंशियली नीचे से ऊपर हटा के आया, आप रैंडमली हटा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सीक्वेंशियली हटानी पड़ेगी, रैंडमली आप हटा सकते हो। जो स्टेप्स आपको नहीं चाहिए, जिन स्टेप्स की वजह से आपके डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप वो स्टेप्स हटा सकते हो। और दूसरी चीज, ये रीडू नहीं होता। अगर आपने सोचा मैंने कर रखा था, मैं दोबारा वही चीज वापस ले आऊं, इट इज इम्पॉसिबल, आप वापस नहीं जाओगे। ठीक है, सपोज मैंने कंट्रोल वाई किया, तो कंट्रोल वाई किसका ऑप्शन होता है, रीडू के लिए, तो रीडू नहीं होता ये। मतलब अब जो हट गया फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अप्लाइड स्टेप अप्लाई करने से आएंगी, अनडू या फिर उससे नहीं जाएंगे, आपको स्टेप हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। क्लियर है सर? ये तो पहले से टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग होता है भाई, एक प्रोजेक्ट कम से कम ना 7-8 दिन आराम से लेता है इसके अंदर। ऐसे नहीं बनते इसमें कि तुरंत बन जाएगा, महीना भर भी लग जाता है। ये टूल है। अब जब आपके पास डेटा आता है ना, रिपोर्ट्स आते हैं, तो रिपोर्ट्स को पूरा प्रोसेस करके तब बनाया जाता है। आई नो डैशबोर्ड्स आपने देखे होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस पड़े रहते हैं, 15 मिनट में डैशबोर्ड बनाना सीखिए। वो मैं अभी 5 मिनट में सिखा दूंगा, कुछ नहीं है, ग्राफ लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, चिपका दो, एक जगह बन गया डैशबोर्ड। बट कैलकुलेशन 15 मिनट में, लॉजिक एक अलग फॉर्मेट होता है। डैशबोर्ड डिजाइनिंग इज सो इजी, बहुत आसानी से डैशबोर्ड बन जाता है, बहुत आराम से सीख जाओगे। डिजाइनिंग टूल की तरह है, आप बहुत आराम से सीख जाओगे। लेकिन यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको हमेशा कंसंट्रेट करा रहा हूँ। कौन कौन से? एक तो डैश और दूसरा मॉडलिंग। इस दो चीजें अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप पैकेज बढ़ा सकते हो। आपने बोला मेरे को डिजाइनिंग आती है, उससे पैकेज नहीं बढ़ता। डिजाइनिंग 7th क्लास के स्टैंडर्ड बच्चे को भी सिखा के मैं सिखा सकता हूँ, वो आपसे अच्छी कर लेगा। नहीं, लिटरली है, वो हमसे अच्छी कर लेगा, क्योंकि उसका इमेजिनेशन अच्छा होता है। और हमारा इमेजिनेशन टाइम एज पर टाइम पीरियड हम लोग इतनी चीजें नहीं देख रहे होते। वो इतना कलरफुल चीजें और इतना इंटरैक्टिव मोड्स वो कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे सर्च आउट कर रहा होता है। तो ये फॉर्मेट्स होते हैं, आपको इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कलरिंग वगैरह इट्स सो इजी, उसके लिए स्मैश मैगजीन पे जाना,
वहां जब पढ़ना तो आपको पता चलेगा कि क्या है कलर थ्योरी, क्या होती है, कौन सा डैशबोर्ड किसको देना होता है। ये प्रोसेस आपको वहां से पता चलेगी। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। कीप रोज, कीप रिमूव रोज। टाइम 10 मिनट ही बचे अपने पास। ओके, मैनेज कॉलम तक समझ में आया? मैनेज पैरामीटर्स क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट है? इतना प्रोसेस करके देखना है हमको। ओके, स्लो स्लो चल रहा हूँ, आराम से, जितना रिलैक्सेशन से एक एक चीज सीखना है और करके देखनी है। करके नहीं देख रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बता देना नहीं कर रहे हो तो मैं जल्दी कर दूँ, खत्म हो जाएगा, मैं फ्री आप भी फ्री। ठीक है, तो इसमें ऐसे होता है, एक एक चीज आपको करके देखनी पड़ेगी। तो पहले है ना इसको सॉर्टेड करते हैं। मैं आपको एक पोर्शन और बताता हूं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, रो आईडीज है मेरे पास, उसको सॉर्ट करना है। सो आई हैव व्हाट दिस वन इज सॉर्ट। छोटे मोटे फंक्शंस में आपको बता देता हूँ, 5-10 मिनट में 5 मिनट डालूंगा। ये A to Z और Z to A, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। आपने कॉलम सेलेक्ट करा, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड वेट, आपका पूरा डेटा जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा, अरेंज होके आ जाएगा असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, नीचे वाला क्लिक करो, आपका डेटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। इट्स वेरी इजी, आप बहुत आसानी से इसको लेके चल सकते हो। ठीक है, अब शॉर्टकट कीज का भी ऑप्शन होता है। लोग बोलते हैं शॉर्टकट कीज, जल्दी जल्दी काम करेंगे, शॉर्टकट कीज बता दो। तो शॉर्टकट कीज का ऑप्शन क्या है? ऑल्ट दबाओ, आपके शॉर्टकट कीज ओपन हो जाएंगे। बताने की जरूरत नहीं है, रेगुलर बेसिस पर काम करोगे, 4 बार प्रैक्टिस करना बन जाएगी। पहले प्रॉब्लम होती थी कि पहले ऑप्शन नहीं थे तो पहले रटने पड़ते थे ये सब चीजें। अब रटने की जरूरत नहीं है, किसी भी सॉफ्टवेयर में रटने की जरूरत नहीं है। आप ऑल्ट दबाओ, सीधा आ गया। मेरे को सॉर्ट करना है, मैंने H दबाया तो SA is stands for short ascending order, SD stands for short descending order। तो मेरे को डेटा ऐसे में करना है तो ऐसे किया, मेरा डेटा जो है वो सीधा से सीधा किसमें सॉर्ट हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे दबाया था। तो आप जिससे भी जो चीज आप देखना चाहते हो तो ऑल्ट दबाओ, H दबाओ, आपको ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। व्हेन यू प्रेस द O, चूज कॉलम का ऑप्शन ओपन हो गया। अब उसमें आप कॉलम चूज कर सकते हो। आपको गो टू कॉलम पे जाना है, एंटर करो, डेटा आपके पास आ गया, यहाँ पे क्लिक इवेंट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और मैं ट्राई करना चाहूंगा, किसी ने पूछा नहीं, मैं ये देखना चाह रहा था। तो मैं चाह रहा था कि सपोज हमने बोला एक ही कॉलम सेलेक्ट होगा, कर दो एक ही कॉलम रखे, और मल्टीपल कॉलम्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? गो टू जंप कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स पे। दिस इज नॉट पॉसिबल, आपको एक टाइम पे एक ही कॉलम सिलेक्ट करके जंप करने का ऑप्शन देता है। ओके, और जंप भी एक ही टाइम पे एक ही जगह कर सकते हैं, 2 जगह जंप नहीं कर सकते नॉर्मली भी। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन क्या चलेगा? ये सिंगल फॉर्मेट पे चलता है। क्लियर है? कोई डाउट? सर जैसे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हाँ, तो 3 लोग एक टाइम पे काम कर सकते हैं इसमें वर्क स्पेस आपके पास होना चाहिए, लेकिन आपके मॉड्यूल्स अलग अलग रहेंगे, आप जोड़ सकते हो। ऐसे मैं एक फिल्टर पे काम कर रहा हूँ, ये एक फिल्टर पे काम कर रहा है, काम ऐसे होता है। मतलब होता है मेरे पास पूरी 30 लोगों की टीम है, तो हमारे इधर काम भी ऐसे ही चलता था। मैं आपको अपना रियल टाइम फॉर्मेट बता देता हूँ। हम लोग काम भी ऐसे ही करते थे। सपोज मेरे पास है ना 12 लोगों की टीम थी जो हम लोग काम करते थे। 12 लोगों की टीम में हम लोग एक अलग अलग शीट्स पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम बाद में सारा डेटा, जैसे मैं अपना जो काम कर रहा हूँ या ये अपना जो काम कर रहे हैं, मैं P1 रिसोर्स है, ये P2 रिसोर्स है, ये अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जो मॉड्यूल मेरे पास है कर लिया कंप्लीट, फिर उसमें एक हमारे पास कॉन्टैक्ट पॉइंट होता था, हम सारा मटेरियल उसको देते थे, उसका काम होता था उन सबको मर्ज करना, और प्रोजेक्ट एक जगह चला जाता था। फिर उसके बाद वो जब बन जाता है प्रोजेक्ट कोई भी, फिर उसके बाद वो मेंटेनेंस पे चला जाता है। तब आपको कुछ नहीं करना, 2 रिसोर्स लगाओ, काम चलता रहेगा। अब जैसे सर हम 4 लोग एक पे काम कर रहे हैं, हाँ। एक फाइल पे, अब ये किसी चीज पे काम कर रहा है और इसके में एरर आ गया, तो हम तीनों का काम भी इससे नहीं, मॉड्यूल्स अलग अलग लिए जाते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स पे वर्कआउट किया जाता है। मॉड्यूल अगर रिलेटेड होगा तो ऑब्वियसली बात है, इसका अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आपका मॉड्यूल भी प्रॉब्लम करेगा। लेकिन ये पॉइंट आता है जब कनेक्शन किया जाता है, सबको एक जगह जाके कनेक्शन देंगे तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे पास मेजर्स बहुत सारे होते हैं, हमें मेजर्स बनाने पड़ते हैं। हर कोई एक बार में सारे कैलकुलेशन करके नहीं दे सकता। एक टैक्स वाला बंदा होता है जो टैक्स क्वेरीज आपको बना के दे रहा होता है, एक होता है डैशबोर्ड वाला बंदा जो डैशबोर्ड डिजाइनिंग करके दे रहा होता है। तो हर फॉर्म पे अलग अलग चीजें आ जाती है। और एक और चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, एक जॉब डिस्क्रिप्शन घूमता है,
पावर बीआई आना चाहिए और बोलते हैं एक पावर बीआई डेवलपर। 90% लोग ये सोच रहे थे पावर बीआई डेवलपर या क्या हो गया, पावर बीआई बना के दे। नहीं भाई, पावर बीआई नहीं, ब्लेजर सब कुछ जानते हैं, उसको पावर बीआई डेवलपर बोलते हैं। ठीक है, डोंट थिंक कि सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट बैठी है, वो बना रहे हैं प्लगइन्स, वो बना रहे हैं, सब कुछ वो बना रहे हैं। आपको कुछ नहीं बनाना, आपको डेवलपमेंट नहीं करना उसका बैकएंड। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पावर बीआई में क्या डेवलप करना है, टेक्स्ट फाइल्स, डेटा मॉडलिंग, ये डैशबोर्ड डेवलपमेंट, उस पर्सन को हम पावर बीआई डेवलपर बोलते हैं। हम कभी पावर बीआई डेवलपर की जॉब सर्च करके देखना, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें ये सारी चीजें लिखी होती है। तो ये कंफ्यूजन जो रहता है पावर बीआई डेवलपर कौन है और पावर बीआई हैंडल करने वाला टूल वाला कौन है, वो दोनों सेम नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते। डेवलपर हम उसको बोलते हैं जो सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, मैं जैसे मैं अपने आप को बोलूँ आई एम अ पावर बीआई डेवलपर, तो मैं टूल भी जानता हूँ, मैं टेक्स्ट क्वेरीज भी जानता हूँ, उसकी मॉडलिंग भी जानता हूँ, उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस भी जानता हूँ, पर मैं पावर बीआई बना नहीं सकता क्योंकि वो एप्लीकेशन डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये चीजें आपको रखनी है। थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करो। सेल्स के बारे में किसी ने कुछ पढ़ा अभी तक? खोला ही नहीं होगा। रिसोर्स कल दिया था लेकिन किसी ने खोल के नहीं देखा। सर नॉर्मल सेल्स एनालिसिस थे वो तो कि हाँ, कंपनी रिवाइव कैसे, बाउंस बैक कैसे किया मार्केट में, मतलब कांस्टेंट सेल चल रही थी हाँ। बट उन्हें कंपटीशन को बीट करना, तो सो क्या क्या किया, वो सारी चीजें। केस स्टडी एक बताता हूँ, बहुत अच्छी केस स्टडी है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एक तो केएफसी की, ठीक है, दूसरा सीसीडी की। सीसीडी से अच्छा केस स्टडी मेरे को अभी तक लग नहीं रहा। 7,000 करोड़ के लॉस में गई हुई कंपनी आज प्लस में चल रही है। सीसीडी हाँ, बंद हो गया था, उसके मालिक ने सुसाइड किया था, बंद हो गया था। वो वापस कम बैक कैसे करी, उसकी केस स्टडी करना और उसमें पढ़ना कि उसने कैसे टारगेट किया, कस्टमर एनालिसिस क्या किया, क्या क्या चीजें उसने करी जिस वजह से वो कम बैक कर पाए। ये एक तरीके से ये चलो, ये शॉर्ट टर्म एमबीए टाइप का होता है, लेकिन ये फॉर्मेट क्या है। दूसरा एक केस स्टडी और है एमबीए चाय वाला। अरे वो तो माइंड देखो क्या होता है ना, आपने यूट्यूब चैनल पे चीजें पढ़ी है, मैं आपको बोल रहा हूँ फिगर आउट करो चीजों को। ठीक है, बहुत बड़ा है उसका। पॉइंट ये है कि उसने करा क्या और कस्टमर एनालिसिस उसने किया है। पॉइंट समझ रहे हो? एक डॉली की टपरी चाय वाला है। मैं एक जस्ट नॉर्मली एक दिन देख रहा था, मैं रील देख रहा था, डॉली की टपरी चाय वाला, मैंने फॉलो कर रखा उसको। मैंने उसकी बहुत सारी रील्स देखी और रील्स देख के उसका कस्टमर सेगमेंट्स कैसा है, कस्टमर एनालिसिस करोगे ना तब आपको पता चलेगा रिव्यूज फॉर्मेट क्या है उसके। एमबीए चाय वाला अपने आप को सेल आउट करता है। ठीक है, ब्रांड वैल्यू वो खुद है, अगर वो नहीं है तो उसका ब्रांड नहीं है। चाय तो मैंने भी टेस्ट करी है, ठीक है, बहुत बेकार है, बाहर टपरी में मिले ना वो अच्छी है। लेकिन हाँ, वो पॉइंट बता रहा हूँ, डॉली की टपरी चाय वाला जो है वो चाय को प्रमोट देता है, उसका क्राउड एरिया, क्लाइंटेल एरिया अलग है। दिस इज कॉल्ड एन कस्टमर रिव्यू एनालिसिस। रिव्यूज आप एनालिसिस करते हो, उससे आपको डिटेल्स मिलती है सबसे ज्यादा। तो कस्टमर क्या सोच रहा है, क्या चाहिए, क्या चीजें हैं, नीड क्या है, जरूरतों को समझो, सिंपल सी चीज। वो जरूरत है आपको, है ना, ये एनालिसिस से आपको मिल जाएगी। जैसी पहले मैंने जो डेटा दिया है ना, उसके अंदर कस्टमर एनालिसिस बहुत ज्यादा है। रिव्यूज है मेरे पास, उसमें रिव्यूज को बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो कि पर्सन सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट परचेस करता है, मेरे को किसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, या मुझे पता है ये मेरा फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट है जो मार्केट में कंटिन्यूअसली सेल आउट हो रहा है, अब मुझे क्या चीज देनी है, या मुझे नेक्स्ट फ्यूचर पर्पस के लिए क्या प्रिपेयर करके रखना है अपनी कंपनी को, जिससे मुझे डाउनफॉल जो होता है ना कंपनी का, डाउनफॉल क्यों होता है, हम प्रिपेयर नहीं करते। और जो एमएनसीज इतने स्मूथ लेवल पे क्यों चलती है, क्योंकि उनकी एक R&D डिपार्टमेंट टीम होती है जो यही एनालाइज कर रही होती है कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। वो अपनी पूरी टीम प्रिपेयर करके पहले से रख लेते हैं। तो ये एमएनसीज का वर्कफ्लो होता है। वर्कफ्लो के साथ उनका वर्कफ्लो समझो, वो वर्कफ्लो कैसे चल रही है। टाटा इतने सालों से कैसे स्टेबल है, इतना डाउनफॉल आ रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उस कंपनी को। तो ये सब चीजें क्या, उसका बंदा बढ़िया था, बंदा बढ़िया नहीं, ये थिंकिंग लेवल पे होता है, पैसे में नहीं होता। इसको तो पैसे इन्वेस्ट करना है क्या, शेयर खरीद रखे। मैं वही पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। दिस इज अ पॉइंट कि आपको मैंने केस स्टडीज बताई हैं दो, एक सीसीडी की और दूसरी केएफसी की।
पॉइंट समझना, दोनों ऐसी केसेस स्टडी है जो फेलियर से कम बैक करके जो बात आपने ये जो सेल्स एनालिसिस है ये कैसे डेटा तो मेरे को ऑलरेडी मिल ही रहा है, तो इसको हम कैसे लाइक केस स्टडी से कैसे लिखना है? एक मिनट सुन लो, पहले क्वेश्चन सुन लो। उसका क्वेश्चन ये है कि मैंने जो केस स्टडीज बताई है उसको और इनको लिंक कैसे करें। तो देखो मैंने बोला एनालिसिस पे डिपेंड है। आप डायरेक्ट केस स्टडी एक होता है सुनना, मैंने आपको 4 बातें बताई, आपने सुन ली, आपने डिसाइड कर लिया। एक ये तरीका होता है। दूसरा होता है कस्टमर रिव्यूज और कस्टमर का डेटा निकालना। उनका डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, आप सीसीडी का डेटा निकालो, उससे आपको पता चलेगा क्या फॉर्मेट चल रहा है, क्या कस्टमर के रिव्यूज आ रहे हैं, वो आपको केगल पे डेटा मिल जाएंगे। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना परसेंटेज डाउनफॉल हुआ था और कैसे ये कम बैक किया है, वहां से पता चलेगा। जैसे अगर एक कोरियर सर्विस का देखें तो कोरियर आता है, कोरियर लेट भी हो जाता है, तो कोरियर सर्विस वाले डेली बेसिस पे सर्च आउट करते हैं हमारा कोरियर कौन से हब पे लेट हो रहा है, डिले कहाँ हो रहा है। तो वो हब हमें आइडेंटिफाई करना होता है, उस हब को बंद करना है या उस हब पे प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिर सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसी पे डिपेंड होती है। ओके, तो केस स्टडीज का डेटा आपको निकालना पड़ेगा। मैंने आपको केस स्टडीज के टॉपिक बताए हैं, अब आपको क्या करना है, आपको डेटा कलेक्शन का काम करना है। रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे हैं, dataworld.com है आपके पास, कैगल है, आप जाओ सर्च आउट करो, डेटा मिलेगा। सीसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डेटा मिल जाता है, वहां से डेटा पिकअप करो, हिट करो पूरा। ठीक है, तो ये आपको केस स्टडीज है स्टार्ट कर देनी है, कैसे करना है वो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, चलो इतना पार्ट आप लोग प्रोसेस करके देखना। क्लिक इवेंट है, एक बार बना के देख लेना, छोटे से 15-20 मिनट काम करके देख लो। ओके, चलो फिर कल मिलते हैं, कल अपन इसको आगे प्रोसेस करेंगे।